नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। डीएनए में आप सभी का स्वागत है। चुनाव के मौसम में कई बार एक बयान पूरी बाजी को पलट देता है। एक बयान से वोट इधर से उधर हो जाते हैं और आज ऐसा ही एक बयान कांग्रेस के निष्कासित नेता मणिशंकर अय्यर ने दिया है। उन्होंने भारत के बंटवारे को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना को क्लीन चिट दे दी है। इतिहास गवाह है कि देश के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार थे और जिन्ना की जिद पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने टू नेशन थियरी के लिए जिन्ना को नहीं बल्कि विनायक दामोदर सावरकर को जिम्मेदार बताया है। वही वीर सावरकर जिन्हें बीजेपी अपना आदर्श पुरुष मानती है। कांग्रेस के निष्कासित नेता मणिशंकर अय्यर इन दिनों पाकिस्तान में घूम रहे हैं और वहां पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़कर भारत का कूटनीतिक नुकसान कर रहे हैं। वैसे मणिशंकर अय्यर के आज के बयान से कांग्रेस बहुत बेचैन है, क्योंकि वो अपने बयानों की वजह से कांग्रेस को पहले भी काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा और कांग्रेस चुनाव हार गई। गुजरात चुनाव से ठीक पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कांग्रेस गुजरात में भी हार गई। इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया, लेकिन वो अब भी अपने बयानों से कांग्रेस का राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आज हम मणिशंकर अय्यर के कूटनीतिक विष का चुनावी डीएनए टेस्ट करेंगे। कहते हैं कि प्रतिष्ठा और सम्मान काम के दम पर मिलता है, नाम के दम पर नहीं। लेकिन मार्केटिंग के इस जमाने में नाम का महत्व काफी बढ़ गया है और शायद इसीलिए अफ्रीका के देश स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदल लिया है। इस जमाने में किसी देश का नाम बदलना अपने आप में एक अनोखी घटना होती है। दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल स्वाजीलैंड में पूरी तरह से राजतंत्र है और इसीलिए इस देश को अफ्रीका का अंतिम साम्राज्य कहा जाता है। वहां आज भी राजा और प्रजा वाली व्यवस्था है, लेकिन वहां की प्रजा गरीबी में रहती है, जबकि वहां का राजा 11 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है। ये खबर आपको हैरान कर देगी। एक जमाना था जब हमारे देश में महिलाओं को घर के कामों तक सीमित रखा जाता था। वो रसोई के कामों और घर की देखभाल को ही अपना कर्तव्य समझती थी। लेकिन अब 21वीं सदी का दौर है। इस दौर में महिलाएं घर के साथ साथ देश को भी सुरक्षित बना रही हैं। आज के दौर में नारी एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जिसके पास अपने घर की चाबियां हैं और वो देश की सरहद की सुरक्षा भी कर रही है। आज हम आपको देश की उन महिला कमांडो से मिलवाएंगे जो नागालैंड में भारत म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात है। इन महिला कमांडो से मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि देश में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा। भारत में बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो बहुत अच्छा है। ये आज की सबसे पॉजिटिव खबर है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस के निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर विवादित बयान दिया है। लाहौर में एक लेक्चर के दौरान मणिशंकर अय्यर ने कहा कि देश के बंटवारे के असली गुनहगार जिन्ना नहीं बल्कि विनायक दामोदर सावरकर हैं। जिन्ना के मुताबिक सावरकर ने ही सबसे पहले द्वि राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया। In 1923, a man called D.D. Savarkar wrote a book in which he invented a word that doesn't exist in any religious text in India, Hindutva. We know about Hinduism, but Hindutva was a completely new invention, and he described Hindutva as amounting to Hindu Raj. So the first proponent of the two-nation theory was the ideological guru of those who are currently in power in India. अय्यर ने यह भी कहा कि 70% हिंदू अगली बार नरेंद्र मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, इसलिए बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी जिन्ना को सम्मान देने से परहेज नहीं किया। We also knew there was a Muslim League. We also knew that there was a leader of Muslim League called Shri Jinnah. कर्नाटक के चुनाव मैदान में आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग दिखी। मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, एनडीए की नीतियों से देश को बड़ा नुकसान हुआ। मनमोहन ने नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाते हुए उन्हें मोदी सरकार की 2 बड़ी गलतियां बताया। Two major avoidable blunders
of the Modi government have been demonetization and hasty implementation of the GST. The losses the economy suffered due to these blunders have severely hurt. वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार को बेरोजगारी विरासत में मिली है। पीएम ने नमो ऐप के जरिए आज कर्नाटक के बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद के 60 साल का काम नहीं बता पाती बल्कि झूठ बोलती है। 60 साल में क्या अच्छा किया वो भी बोल देते हैं, लेकिन कुछ है नहीं, क्या बोलेंगे। तब उनके पास सरल रास्ता रहता है, भाजपा पे आरोप लगाओ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा और भारतीय जनता पार्टी को 6 पन्ने का कानूनी नोटिस भेजा है। सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री मोदी से चुनावी भाषणों के दौरान कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आरोपों के लिए माफी की मांग की है। इस नोटिस में राज्य में बीजेपी के चुनावी विज्ञापन का हवाला दिया गया है। इस विज्ञापन में सिद्धरमैया सरकार को निशाना बनाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर बीजेपी और पीएम मोदी ने माफी नहीं मांगी तो वो आपराधिक और मानहानि मुकदमा करेंगे। इस मामले में 100 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे की बात कही गई है। पठानकोट के जिला सेशन जज रोजाना इस केस की सुनवाई करेंगे और सर्वोच्च अदालत खुद ट्रायल को मॉनिटर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह और आरोपी को पेश करने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर सरकार की होगी। साडी जी रिक्वेस्ट है एंड इन इन्वेस्टिगेशन इन कराए साडी पुलिस दे कैन गिव ऑर्डर्स टू आवर पुलिस टू डू इट, दे विल डू इट इन डबल क्विक टाइम और एनीवन एल्स दे वांट, लेकिन जिम्मेवारी उन्हें बढ़ती है। पीड़ित के परिवार ने जम्मू कश्मीर में खुद को खतरा बताते हुए मामले की सुनवाई राज्य से बाहर करने की मांग की थी। कठुआ में 10 जनवरी को बच्ची का अपहरण किया गया था। उसके एक हफ्ते बाद बच्ची का शव मिला था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी बंगला नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का अधिकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ दे तो वो आम आदमी के बराबर है। ये जनता की संपत्ति का, सरकारी संपत्ति का निजी कार्य के लिए या राजनीतिक कार्य के लिए दुरुपयोग है और अतः ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जिस बात को माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के लिए यूपी सरकार ने एक नीति बनाई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद यूपी सरकार ने दोबारा कानून बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कानून को भी खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना बंगला खाली करना होगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के उपराष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। इसके लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच बनाई गई है। इस बेंच में जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस एन.वी. रमाना, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस ए.के. गोयल हैं। उपराष्ट्रपति के फैसले को कांग्रेस के 2 सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा और अमीबेन याग्निक ने अपनी याचिका में उपराष्ट्रपति के फैसले को मनमाना और कानून के खिलाफ बताया है। जो हमने चैलेंज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किया अपने वकीलों के जरिए, उसमें यही बात कही गई है कि इसको दरकिनार कर दिया गया। ये कानून अपने हाथ में नहीं थे ले सकते जो इन्होंने अपने हाथ में लिया। तो इस बात को, इस बुनियादी बात को हमने वहां चैलेंज किया और बाकी लड़ाई हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब लड़ रहे हैं। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों के 64 सांसदों ने 20 अप्रैल को चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था, लेकिन 23 अप्रैल को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नोटिस को ठुकराते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दम नहीं है। देश के 17 राज्य तूफान को लेकर अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान से सटे राजस्थान के सरहदी इलाकों में तूफान ने दस्तक दे दी है। बीकानेर में अचानक मौसम बदल गया और रेत का गुबार देखने को मिला। मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान के 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बादल यदि डिसअपियर नहीं होते हैं तो वो आसमान में रहते हैं और उसको देखते हुए इस टाइप की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। तूफान की आशंका को देखते हुए कई राज्यों में प्रशासन एहतियात बरत रहा है। हरियाणा के सभी स्कूल कल बंद हैं। वहीं दिल्ली में सेकंड शिफ्ट यानी दोपहर के वक्त चलने वाले सभी सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया है। यूपी के आगरा, मथुरा और उत्तराखंड के हरिद्वार में कल स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।
आतंकियों की हवाला फंडिंग के बाद अब एनआईए नक्सलियों की हवाला फंडिंग की भी जांच करेगी। गृह मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस को मिलाकर कई संगठनों की एक टीम बनाने जा रही है जो नक्सलियों को मिल रहे पैसों की जांच करेगी। जांच के दौरान पता चला है कि बिहार के एक नक्सली प्रद्युम्न शर्मा ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपनी भतीजी के दाखिले के लिए पिछले साल 22 लाख रुपए दिए। इस तरह संदीप यादव नाम के एक नक्सली ने नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 के 15 लाख रुपए के नोट बदलवाए। संदीप यादव की बेटी और बेटे महंगे प्राइवेट संस्थानों में पढ़ते हैं। अरविंद यादव नाम के नक्सली ने अपने भाई की पढ़ाई के लिए 12 लाख रुपए खर्च किए। अब गृह मंत्रालय ये पता लगाना चाहता है कि आखिर नक्सलियों के पास इतना पैसा कहां से आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत के तहत महत्वाकांक्षी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की समीक्षा की। पीएम मोदी को इसके तेज और सुचारू संचालन के लिए राज्यों से परामर्श करने की जानकारी देने समेत अब तक की तैयारियों से अवगत कराया गया। इस स्कीम के तहत हर साल हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्वीट किया। आयुष्मान भारत का मकसद गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों को अधिकतम फायदा पहुंचाना और स्वस्थ भारत बनाने की ओर काम करना है। ये प्रोग्राम 50 करोड़ भारतीयों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगा। पीएम मोदी ने पिछले महीने अंबेडकर जयंती पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत के अंतर्गत पहले स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया था। व्लादिमीर पुतिन ने आज चौथी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। बतौर राष्ट्रपति पुतिन का ये कार्यकाल 6 साल का होगा। करीब 2 महीने पहले हुए चुनाव में पुतिन करीब 77% वोट पाकर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। पुतिन ने सोने की नक्काशी वाली संविधान की कॉपी हाथ में लेकर जनता की सेवा, उनके अधिकार, स्वतंत्रता और रूस की संप्रभुता की रक्षा की शपथ ली। शपथ लेते हुए पुतिन ने कहा, रूस का राष्ट्रपति होने के नाते मैं देश की ताकत और समृद्धि को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को मिलाकर पुतिन पिछले 18 साल से रूस की सत्ता पर काबिज है।